कैमरा ओके. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द राइट टू फ्रीडम. राइट है आर्टिकल 19 के आगे. लास्ट क्लास में हमने 15 और 16 को डिस्कस किया था. राइट. एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है ना? 16A. ठीक है, हम इस पर डिस्कस करेंगे. राइट है. हम एक नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है उस फंडामेंटल राइट को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू फ्रीडम. ओके, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22. राइट है. राइट टू फ्रीडम का जो आर्टिकल है फ्रॉम 19 टू 22 हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 19. राइट. 19 पे हम पहले डिस्कस करते हैं. Article 19. Under Article 19, there are 6 type of freedom mentioned. Right now. Okay. Earlier, I mean, when the Constitution has started its functioning, there are 7 type of freedom mentioned in Article 19. Article 19 originally have a 7 type of freedom. Right. 19(1) में आपके 7 टाइप के फ्रीडम मेंशन थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड. राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड. राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. 44 CAA 1978. So now there are 6 type of freedom mentioned under Article 19 Clause 1. Clause 1 discuss about the certain type of freedom, and Clause 2 also discuss about the certain type of reasonable restriction. One point you remember that Article 19 is available only for the Indian citizen. Right. Article 19 is only available for the Indian citizen. It is not available for the foreigners. Right. This Article 19 can be suspended during the time of emergency. Right. So 19(1) का पहला फ्रीडम क्या है? पहला पॉइंट क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. राइट है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड expression. Okay. Freedom of speech and expression is very important fundamental right that is mentioned in Article 19(1). Right. It is the basis of democracy, you can say that. Right. If we analyze this term right to freedom of speech and expression, it has a wider meaning. It include right to information, it include right to peaceful protest, it include राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग, या इवन RTI वगैरह भी इसके अंदर आ सकता है. राइट टू फ्लैगिंग ऑफ ट्राई कलर. राइट है. सिंगिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग, राइट टू साइलेंस एटसेट्रा आर कमिंग. ठीक है. 19A हैव अ वाइडर मीनिंग. ओके, एंड इट इज द बेसिस ऑफ आवर डेमोक्रेटिकल सिस्टम. इफ वी एनालाइज दिस फ्रॉम द J.S. Mill point of view, J.S. Mill once made a remark on his book on liberty 1969 on liberty, where he made comment that even madman should allow to speak. Right. Madman should allow to speak, maybe truth prevail. Okay. So freedom of speech and expression is very vital. It also means writing freedom, expression, even photo, cartoon, etc. राइट है. 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका प्रेस की फ्रीडम, प्रेस, मीडिया, राइट है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एटसेट्रा आर ऑल्सो कमिंग. पीसफुल प्रोटेस्ट भी 19 का एक पार्ट है. राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI इज ऑल्सो कमिंग इन दैट पार्ट. पीसफुल protest is also coming to that. Right to silence is coming to that. Okay.
मीडिया प्रेस की फ्रीडम का मतलब ये भी है कि आप अगर मूवी में या किसी बुक्स में कुछ राइटिंग करना चाहते हैं, पेपर के थ्रू आप सर्कुलेट करना चाहते हो अपने व्यूज़, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये राइट जो है आर्टिकल 19A के, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, राइट है। इसमें कुछ न कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, राइट है। सो बिफोर डिस्कशन टू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड Article 19 clause 2 that this right is not absolute in nature, right है। जैसे 19 को कहां पर रिस्ट्रिक्ट किया सकता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। देखिए पब्लिक ऑर्डर वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पब्लिक ऑर्डर लाया गया है, राइट है। पब्लिक ऑर्डर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ये पॉइंट को ऐड किया गया है, ओके। पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, राइट। 1949 का एक इशू है, 49-15 में मद्रास के प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है, मद्रास के सेंसरशिप से रिलेटेड है। वहाँ मुंबई का जो पेपर है उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। जो मुंबई के पेपर्स वगैरह हैं, वहाँ के जो न्यूज़पेपर या लोकल न्यूज़पेपर के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड। नाउ दिस मैटर हैज़ कम टू द कोर्ट। वहाँ कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, क्योंकि हम डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट का जजमेंट ये था कि लोकल जो ब्रीच है पब्लिक ऑर्डर का, जो लोकल वायलेशन है पब्लिक ऑर्डर का, दैट मे नॉट बी अ ग्राउंड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस। सेंसरशिप हो सकता है, लेकिन किसी छोटे मुद्दे को लेकर के, स्मॉल इश्यूज को लेके फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है को रिस्ट्रिक्शन नहीं की जा सकती है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर इज द इंपॉर्टेंट कंसर्न। आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, बट इट इज नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ लोकल वायलेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, राइट है। तो रमेश थापर का एक बहुत ही वेरी फेमस केस है जहां पर आप इसको देख सकते हो। आर्टिकल 19A से आप जो है सेडिशन का भी मामला देख सकते हैं। सेडिशन के जो मामले हैं 124A में, जो आपके आईपीसी के 124A में प्रोविजन है सेडिशन का, कि अगर आप देश के खिलाफ, कंट्री के खिलाफ कुछ कहेंगे या अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिश लॉ के थ्रू जो सरकारें चल रही हैं उनके खिलाफ अगर कुछ ऐसा कहते हैं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट एंटी नेशनल एक्टिविटीज या एंटी कंट्री एक्टिविटीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है और क्रिटिसिज्म का एक रिस्ट्रिक्शंस है। तो वहां पर सेडिशन के मामले बन सकते हैं। एक केस जो है इससे भी रिलेटेड है, राइट है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला है 1960 के आसपास, राइट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन कितना करना है, क्या करना है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन दैट, पब्लिक ऑर्डर है जहां पर आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। देन मोरालिटी का मामला है, मोरालिटी, राइट है, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, राइट है, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, राइट। सॉवरेंटी इंटीग्रिटी 1963 में ऐड किया गया है। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफमेशन, defamation, right, manhani, okay. So these are the ground, on that ground article 19 freedom of speech can be restricted, okay. Now another example I am giving you, बाबा रामदेव का मामला। बाबा रामदेव का केस 2011-12 का है, जहां वो ब्लैक मनी को लेके रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट है। पुलिस का जो एक्शन हुआ जिसमें बाबा रामदेव को जेल में डाला गया, ऐसे जो घटनाएं हुई उसमें भी कोर्ट का एक जजमेंट आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच
एक्सप्रेशन और प्रोटेस्ट से लेकर के आर्टिकल 19 से ही रिलेटेड ये मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट हैज रिमार्क दैट पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19A. पीसफुल प्रोटेस्ट राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19A. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है. अगेन आई विल टेल यू, 1997 में केरला हाईकोर्ट का एक मामला था कि अगर फोर्सफुल कोई बंद हो रहा है, अगर जबरदस्ती स्ट्राइक या कॉल किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो मेंटेन दैट कि अगर फोर्सफुल बंद करना या स्ट्राइक करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है, फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है ये अगर फोर्सफुल बंद किया जा रहा है. इसी तरह अगर जनगण मन है या नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग है, अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं, सो दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर द 19A. लेकिन अगर आप किसी से जबरदस्ती आप कहेंगे कि आप वंदे मातरम या नेशनल सॉन्ग को गाइए, तो ये भी आपका 19A के खिलाफ जाएगा. दैट इज अ वायलेशन ऑफ 19(1)A. राइट है. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, कितना है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है. आपने देखा होगा जो सेंसर बोर्ड है फिल्म को लेके, बुक्स को लेके सेंसरशिप करती है कि आप कितना वहां कुछ दिखा सकते हैं और कितना कुछ उसमें कह सकते हैं. कुछ ऐसे फिल्म्स हैं जैसे पद्मावती का एक मूवी था जहां सेंसरशिप की कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए. इसी तरह कमल हासन का एक मूवी था साउथ इंडिया, वहां कुछ रिलीजियस कमेंट थे. तो ऐसी चीजों को रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. यू कैनॉट से कि आपको एक्सप्रेस करने का, आपको राइटिंग करने का अधिकार है और किसी की धार्मिक भावना या आपके स्टेटमेंट से लॉ एंड ऑर्डर का कोई रिस्ट्रिक्शन हो. राइट है. ऐसी चीजें जो है आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड है. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कितना होगा, क्या होगा, कोर्ट इस मामले में भी इंटरप्रेट कर सकता है. राइट है. ये भी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. आर्टिकल 19A से भी रिलेटेड है राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट है. RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2005 में जो एक्ट बना है, दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर द आर्टिकल 19A. राइट है. राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग इज ऑल्सो कमिंग अंडर द 19A. ओके. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैव अ वाइडर मीनिंग. देयर आर द नंबर ऑफ केसेस, जैसे आप ब्रजभूषण का केस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का आप देख सकते हो. इसी तरह पंजाब से रिलेटेड मामला है, दिल्ली से रिलेटेड मामला है, बिहार से रिलेटेड मामले हैं. रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी का एक कमेंट था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को लेकर के, तो कोर्ट ने उनको जो है नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया. बाद में गुजरात के कोर्ट ने उनको सजा भी दी, जिससे उनका मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट कुछ समय के लिए जो है रुका भी. राइट है. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ कह सकते हो. जैसे नुपुर शर्मा जी का भी आप कमेंट देख सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है. आर्टिकल 19 अलाउ यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ आइदर इन राइटिंग, प्रिंटिंग, बुक्स के थ्रू, मूवी के थ्रू, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. योर फंडामेंटल राइट is restricted by the reasonable restrictions. Okay. So 19 is a very important right. 19(1) is a very important. At the same time, it has a certain type of restrictions. Right है. 19A के बाद हम देखते हैं कि 19B में to assemble peacefully विदाउट आर्म्स. राइट है. असेंबल का अधिकार है. ओके. 19A से रिलेटेड और G से रिलेटेड एक और केस है जिस पे हम डिस्कस करेंगे. अनुराधा वसीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जब जम्मू कश्मीर में कुछ समय के लिए इंटरनेट को बैन किया गया था. राइट है. तो कोर्ट ने रिमार्क किया था कि आर्टिकल 19A, 19(1) का A और G इज द इंपॉर्टेंट. इट इज अ फंडामेंटल. सो इंटरनेट को इनके साथ कनेक्ट किया गया कि इंटरनेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. राइट है. सो अनुराधा वसीम का भी केस आप यहां पे कोट कर सकते हैं, जहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इंटरनेट को आर्टिकल 19A और प्रोफेशन के साथ जोड़ा है. राइट. टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म. राइट है. भारत में रहने वाले जो भी नागरिक हैं उनको असेंबल करने का अधिकार है, एसोसिएशन
बनाने का अधिकार है, दे कैन असेंबल पीसफुली, राइट है, पीसफुली असेंबल करने का अधिकार है। लेकिन अगेन आई विल टेल यू कि कोरोना के जब गाइडलाइन थे तो उस वक्त भी आपने देखा होगा कि 5% उससे ज़्यादा जमा नहीं हो सकता है। कोविड के वक्त भी आपने देखा होगा, राइट है। इवन असेंबल के केस में जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका 144 इशू करता है सीआरपीसी या 141 आईपीसी, जिसको आप बोलते हैं कर्फ्यू, उस वक्त 5 आदमी या 5 से ज़्यादा एक साथ गैदर नहीं कर सकते हैं, राइट है। सो दिस इज नॉट अ वायलेशन टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट है। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स का वायलेशन नहीं है। टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट कैन पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, सो योर राइट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, राइट है। अगेन आई विल टेल यू कि पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है। अगर कोई जेन्युइन कंसर्न है तो आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज कैंपस में, कॉलेजेस में जो है स्टूडेंट यूनियन जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीसफुल अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इवन इट इज ऑल्सो कमिंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। सो पीसफुल असेंबल करने का अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, बट अगर किसी तरह का इसमें कोई वायलेशन होता है, इसमें किसी तरह का एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चैलेंज होता है तो उसको रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। जैसा कि बहुत सारे मौकों पे आप देखोगे कि रिलीजियस प्रोसेशन होता है तो उस रिलीजियस प्रोसेशन को रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी का कोई रिलीजियस प्रोसेशन हो। इफ इट बिकम अ थ्रेट देन इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, राइट। नाउ सी नंबर पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट, टू फॉर्म एसोसिएशन। To form associations oblique union, right है, राइट है। एसोसिएशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है या इवन आपका फार्मर से रिलेटेड है, ऐसे एसोसिएशन बनाए जाते हैं, ऐसे एसोसिएशन बनाए जा सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एसोसिएशंस हैं, राइट। जैसे अगर हम स्टूडेंट यूनियन को देखें, स्टूडेंट यूनियन को देखें, जैसे एसएफआई, एबीवीपी का एसएफआई है, एबीवीपी है, या आयसा है, राइट, या ट्रेड यूनियन से रिलेटेड एसोसिएशन है, एआईटीयूसी है, इंटक है, आईएनटीयूसी है, राइट। ऐसे एसोसिएशन बनाए जा सकते हैं, ओके। बिजनेस एसोसिएशन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे एसोचेम है, राइट है, या सीआईआई है, ऐसे एसोसिएशन बना सकते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, राइट, बेकू, भारतीय किसान यूनियन, ऐसे एसोसिएशन बनाए जा सकते हैं। बट रिमेंबर, योर एसोसिएशन शुड नॉट इन्वॉल्व इन द एंटी नेशनल एक्टिविटी, योर एसोसिएशन शुड नॉट इन्वॉल्व टू द थ्रेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आपका एसोसिएशन किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज ना करता हो या किसी तरह के इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। जैसे वन नोटोरियस एसोसिएशन लाइक सिमी, SIMI, सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसको बैन कर दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट। कुछ ऐसे ही एसोसिएशन था, आपका TRF करके था, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन करके हैं, या कभी कभी ऐसे भी एसोसिएशंस आते हैं जिनका किसी दंगे में, किसी तरह के कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, राइट है। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट आवर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 अलाउ it given power, it given right to every citizen that they can form association, they can form union, right, but it must be a logical purpose, it must be according to the law, according to constitutional provision, right है। इवन इसमें एक पॉइंट आपको ऐड करने की जरूरत है एसोसिएशन वगैरह में कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97th Constitutional Amendment 2011 has empowered to form cooperatives, right है, cooperatives बनाने का अधिकार। cooperatives 19(1)(c) में cooperatives को बनाए जाने का अधिकार है, राइट है।
कॉपरेटिव्स, बहुत सारे जो कॉपरेटिव्स होते हैं, चाहे मिल्क से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऐसे कॉपरेटिव्स बनाने का अधिकार आपको आर्टिकल 19C में दिया गया है एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर्टिकल 43B ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट है। 43B of the directive principle, you can form a cooperative. Okay. हाँ जी, हाँ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं कि मान लीजिए किस आर्टिकल में क्या है। जनरली क्लॉजेस कम ही पूछे जाते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग क्लॉजेस कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ वाइटल जो आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आपको थोड़ा सा लर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखने जाएंगे, अगर आर्टिकल 19 पर क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, इन दैट टाइम यू हैव टू इलैबोरेट, राइट है, यू हैव टू इलैबोरेट दैट, तो इन दैट टाइम आप उसको पूरी क्लॉजेस के साथ लिखेंगे। ऐसे कुछ ही फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है कि सभी में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 16 में 6 क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 15 में ओरिजिनली 3 क्लॉजेज थे, बाद में उसको ऐड किया गया। तो इस जगह पे आपको राइटिंग करने की जरूरत है, उस समय आपको डिटेल में बताने की जरूरत है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो क्लॉज है, क्लॉज डी, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू मूव freely throughout the territory of India, राइट है। देखिए, कोई भी पर्सन भारत में कहीं भी मूव कर सकता है कहीं भी मूव कर सकता है। अगेन एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल राइट नाउ। राइट टू मूव freely throughout the territory of India, from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Assam, everyone have a right to go anywhere, and even they can they can stay temporary as well, right है। So आपको कहीं भी मूवमेंट का राइट है, बट गवर्नमेंट आपको ट्राइबल इंटरेस्ट को लेकर के या सिक्योरिटी पर्पज को लेकर के रोक सकती है। ओके, मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है, राइट, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ ट्राइबल के कल्चर, ट्राइबल के जो लैंग्वेज है, उनके प्रोटेक्शंस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सो दिस रिस्ट्रिक्शन कैन बी ऑल्सो, दिस टाइप ऑफ फ्रीडम कैन बी ऑल्सो रिड्यूस इन द नेम ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी पर्पजेज, राइट है। अगर नॉर्थ ईस्ट का हम एग्जाम्पल देखें तो नॉर्थ ईस्ट में एक ILP, इनर लाइन परमिट करके एक कंसेप्ट है, जो कि ब्रिटिश के टाइम से ही, आई मीन ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा ILP स्टार्ट किया गया था 1872 में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कुछ वाइटल रिसोर्स थे, जैसे क्रूड ऑयल है, उसके बाद एलिफेंट वहाँ होते थे, तो कुछ एनिमल्स को लेकर के, कुछ मिनरल्स को लेके, और वहाँ जो ट्राइबल्स हैं उसके रिचुअल्स, उसके कल्चर, उसके लैंग्वेज को आउटसाइडर से बचाने के लिए ये कंसेप्ट आया था। आजादी के बाद मॉडिफाइड करके अभी भी अरुणाचल, मेघालय, असम से हालांकि हटा दिया गया, असम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, इन कुछ राज्यों में ILP है, राइट है। व्हाई दिस ILP देयर? टू प्रोटेक्ट द कल्चरल, टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल इंटरेस्ट, राइट, कि आउटसाइडर अगर वहां जाएंगे तो वहां ट्राइबल्स को प्रॉब्लम हो सकता है, उसके कल्चर को, उसके लैंग्वेज को, उसके रिचुअल्स को बचाने के लिए ऐसे ILP का प्रोविजन स्टिल देयर। इनर लाइन परमिट, एक तरह से वहां अगर आप जाते हो ट्रैवलिंग के पर्पस से या घूमने के पर्पस से, कुछ देखने के लिए, तो आपको सरकार से परमिशन लेने पड़ेगा, और एक तरह से वीजा टर्म तो यूज नहीं कर सकते हैं, बट कुछ समय के लिए यह परमिशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है परमानेंटली वहां रह सकते हो, राइट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अभी भी जो है आपका अप्लाई किया गया है, अभी भी इट इज गोइंग ऑन, राइट। देन राइट टू रिसाइड एंड सेटल, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो है आपका प्रोविजन है राइट टू रिसाइड एंड सेटल।
मतलब भारत में आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं, यहां रह सकते हैं, राइट। नाउ इस पे आपको समझना यह है कि ये टेम्पररी रेजिडेंस की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप वहां जमीन खरीद के या परमानेंटली रहेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगेन अरुणाचल, नागालैंड का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हिमाचल में आउटसाइडर जमीन नहीं ले सकते। जैसे जम्मू कश्मीर में आउटसाइडर, जब यहां 35A और पीआरसी का कंसेप्ट था, 370 के जो ओरिजिनल फॉर्म थे उस स्ट्रक्चर में आउटसाइडर जमीन नहीं ले सकते थे, परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो सकता था अकॉर्डिंग टू लॉ, राइट। सो रिसाइड एंड सेटल का मतलब ये होता है कि आप परमानेंटली वहां जाके रह सकते हैं। यहां पर टेम्पररी है। सपोज दैट यू वांट टू स्टे इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या अरुणाचल या जम्मू कश्मीर फॉर टेम्पररी पीरियड, आपका फंडामेंटल राइट है। अब अगर वहां के कुछ लैंड से रिलेटेड कोई लॉज है तो उस चीज को लेकर के रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अगेन आई विल टेल यू कि दिस राइट आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, देयर आर द सर्टेन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस दैट इज मेंशन इन क्लॉज 2. दिस राइट आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। ओके, सो रिसाइड एंड सेटलमेंट की बात जो है इसमें कहा गया है कि भारत के हर एक नागरिक को कहीं भी जाने का अधिकार है, सेटलमेंट का अधिकार है, लेकिन भारत सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं सिक्योरिटी के नाम पर। मान लीजिए ट्रैवल का इंटरेस्ट है, उसके नाम पे आपकी फ्री मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन मैंने कहा जो एफ नंबर था राइट टू प्रॉपर्टी है, दैट वाज डिलीटेड। नेक्स्ट वन है आपका जी। जी में क्या है? टू स्टार्ट प्रोफेशन, ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी। ए बी सी डी, रिसाइड एंड सेटलमेंट 5 होगा। 6 नंबर में ए बी सी डी करके है, ए बी सी डी, राइट है। एफ को आप डिलीट कर दो। जी नंबर में टू रिसाइड एंड सेटल, एनी टू रिसाइड एंड सेटल के बाद है टू स्टार्ट प्रोफेशन, ट्रेड, कॉमर्स एटसेट्रा। एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू डू सर्टेन टाइप ऑफ बिजनेस, कमर्शियल एक्टिविटी, राइट है। प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपने कुछ किए हैं तो आपको प्रोफेशन का अधिकार है। सपोज कीजिए अगर आप डॉक्टर हैं, आपने मेडिकल की डिग्री ली है, आपके पास वैलिड डिग्री है, तो यू कैन स्टार्ट योर मेडिकल क्लिनिक एज वेल, राइट है। इसी तरह अगर आप एडवोकेट हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ट्रेड, कॉमर्स और प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटी करने का अधिकार है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल डिग्री। साथ में आप ऐसा नहीं है कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर सकते हैं जो एज पर लॉ नहीं है, राइट है। अगर आप कोई इलीगल ट्रेड या बिजनेस करेंगे जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल वाइन इंडस्ट्री से लेकर के अभी देखेंगे आप न्यूज़ तो सुनते ही हैं, वहां देखे होंगे कि गुजरात और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लिकर बैन है, राइट। अगर आप जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो लिकर शॉप्स आप कहीं भी ओपन कर सकते हो कुछ स्मॉल फॉर्मेलिटी के साथ, राइट है। बट इन केस ऑफ बिहार, इन केस ऑफ गुजरात, लिकर बैन है, वहां लिकर का बिजनेस नहीं हो सकता और वहां करने से आपको लीगल जो सिस्टम है वो लीगल सिस्टम फेस करना पड़ेगा, राइट है। तो लीकर का बिजनेस नहीं होगा। इसी तरह आप देखेंगे कैटल से रिलेटेड है, कुछ जो एनिमल्स को जो मार करके कोई ऐसा बिजनेस हो रहा है, या कुछ लाइव स्टॉक फार्मिंग से रिलेटेड है। सो बिजनेस एज पर लॉ होगा, वहां का जो लॉ है, वहां की जो कानून है उस हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस का मतलब कुछ भी कर सके। कुछ इमोरलिटी वाला बिजनेस है, कहीं पे आप देखेंगे इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है या इवन प्रोस्टिट्यूशन है, ऐसी चीजें नहीं कराई जा सकती हैं, राइट है, जो सभ्य समाज में अलाउ नहीं है। द बिजनेस और ट्रेड, कॉमर्स एज पर लॉ होगा, ओके। सो व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर दैट आर्टिकल 19 allow you the 6 type of freedom, right है, whether it is a freedom of speech, expression, association, movement, trade, commerce, etc. But at the same time, this fundamental right is not absolute in nature. Your fundamental right can be restricted. Article 19 clause 2 has talked about the 6 to 7 type of restriction
I already told you that law and order, morality, defamation, contempt of court, incitement of violence, security of the country, sovereignty of the country. If any type of freedom against of this spirit, your fundamental right can be restricted. राइट है? जैसे आप एग्जाम्पल में ये भी कह सकते हो कि मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन अगर हम आर्म फोर्स पर्सनल के को देखें, आर्मी में जो लोग डिप्लॉयड हैं, जो इंटेलिजेंस में डिप्लॉयड हैं या सीबीआई में डिप्लॉयड हैं, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह को, उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 33 ये कहता है कि जो आर्म फोर्स में इन्वॉल्व हैं उनके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या एसोसिएशन है उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। राइट? क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल है। देश की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए आर्मी के कुछ एक्ट हैं, एयरफोर्स के कुछ एक्ट हैं, नेवी के कुछ एक्ट्स हैं जिससे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। राइट है? अब मैंने आपको कहा कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी को बंद करने के लिए कहा जाए। राइट है? आपको राइटिंग करने का राइट है पेपर में, मीडिया में, बट वो भी आपका रिस्ट्रिक्टेड है। राइट है? भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। श्रेया सिंघल का मामला था, आईटी के लॉ से रिलेटेड है। बाबा रामदेव का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, रमेश थापर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। राइट है? हाँ, कुछ नहीं बोल सकता। अब मान लीजिए अभी जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा। राइट है? अगर आप जिस एसोसिएशन में, जिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, अगर उसके खिलाफ आप बोलेंगे तो डिसिप्लिन रिएक्शन लिया जाएगा। इवन अभी आपने राहुल गांधी जी का आपने एग्जाम्पल देखा होगा जहां पर उनका जो स्टेटमेंट था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ था। राइट है? जो कि डिफमेशन का मामला बनता है। तो आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये आपके रिस्ट्रिक्टेड है। बट द कंक्लूजन इज दैट जो आर्टिकल 19 है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए, डेमोक्रेसी को रिवाइव करने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो है पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर व्यूज। कभी कभी आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत हद तक ठीक होता है। मान लीजिए किसी ने किसी का मीम्स बना दिया, किसी ने किसी का कार्टून बना दिया। जैसे वेस्ट बंगाल का एक एग्जाम्पल था, किसी एक्टिविस्ट को जेल में जाना पड़ा था, उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने कुछ मीम्स वगैरह बनाए। तो कितना लिखना है, क्या करना है, ये सारी चीजें सेंसरशिप के अंदर है। आज मूवी में भी आपने देखा होगा, कुछ मूवीज में ऐसे कुछ वल्गर चीजें दिखाई जाती हैं जो कि सभ्य समाज के लिए अलाउ नहीं होता है, सेंसरशिप है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। सो इन शॉर्ट आर्टिकल 19 अलाउ यू 6 टाइप ऑफ फ्रीडम। राइट है? आर्टिकल 19 अलाउ यू 6 टाइप ऑफ फ्रीडम, बट दिस फ्रीडम is not absolute in nature. There are the certain type of restriction is imposed. Right है? और ये जो reasonable restrictions हैं, they are also coming under the jurisdiction of court. कोर्ट उस reasonable restrictions को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। अल्टीमेटली पार्लियामेंट सुप्रीम है। एज वी नो दैट पार्लियामेंट ने लॉ बना करके जैसे पब्लिक ऑर्डर वगैरह का मामले को इसके अंदर रखा या सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के मामले को रखा, और भी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। राइट है? सो आर्टिकल 19 वे टॉक अबाउट द सच टाइप ऑफ फ्रीडम। ओके, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है? इफ यू हैव अ क्वेश्चन आप इसको थोड़ा सा पूछ सकते हैं। आर्टिकल 19 पर आपके क्या क्वेश्चंस हैं?